हमें देना दाता, उनका विश्वास कमजोर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे क्या हो हाल सर? चाल है? बढ़िया हो? बढ़िया बढ़िया, आप सर यस बताओ सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। रिवीजन करके आए हो आज कुछ? हाँ सर। चैप्टर यस सर। पता है कौन कौन से दिए थे मैंने? यस सर। कौन कौन से दिए थे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। एक तो मैंने मेरे ख्याल से चैप्टर दिया था इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला। सेकंड मैंने चैप्टर दिया था रेजिडेंशियल स्टेटस। और फिर जीएसटी के दो चैप्टर मैंने आपको दिए थे, एक तो वैल्यूएशन और एक मैंने आपको दिया था आईटीसी का। इन चार चैप्टर की आज हमें रिवीजन करनी है जी। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पहले तो हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम आपके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साकेत, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, स्टार्ट करते हैं रिवीजन, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करें? मैं चाहता हूं हम सबसे पहले स्टार्ट करें अपूर्व से। अपूर्व। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बढ़िया हो? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, रिवीजन करके आए हो? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं, पहले इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का एक टॉपिक मैंने आपको दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, जिसमें हमने टैक्स के रेट, सरचार्ज और एमआर और रिबेट की हमने बातें की थी। ठीक है, मुझे ना आप ये बता दो कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है हम्म। तो उस इंडिविजुअल के केस में कौन कौन से टैक्स के रेट होंगे, क्या क्या सरचार्ज लगेगा, और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे उस इंडिविजुअल को रिबेट भी मिल सकती है। ओके सर। हम्म। सर मतलब वो रेसिडेंस मतलब इसका भी बताओ क्या हाँ हाँ, पूरा इस। कंप्लीट। अगर एक इंडिविजुअल है, आपके पास हम्म। एक क्लाइंट आया, आप उसे कंसल्ट करो कि अगर वो इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो सकते हैं। ओके सर। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो रेसिडेंट है या नहीं। अगर वो रेसिडेंट है तो इंडिविजुअल का पहला रेट होगा अपना अगर अप टू 2,50,000 है तो उसको 2,50,000 है तो उसको कोई टैक्स नील टैक्स है उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 लाख से ज्यादा 2,50,000 से ज्यादा 5 लाख 5 लाख तक उसको देना पड़ेगा 10%। टेन सॉरी परसेंट 5%। ओके। उसके बाद 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो उसको देना पड़ेगा 20%। हम्म। अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उसको देना पड़ेगा 30%। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये रेट जो आपने मुझे बताई, क्या ये हर रेजिडेंट इंडिविजुअल पे लगेंगे या उसके लिए हम एज भी चेक करेंगे? एज चेक करेंगे सर, एज चेक करेंगे। और जो आपने अगर रेट बताए वो किस केस में बताया आपने? 60 से कम के हो गए वो। ठीक है, आगे। उसके बाद अगर 60 से ज्यादा है मतलब सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में हमें देखना पड़ेगा कि उसके केस में 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 3 लाख से ज्यादा 5 लाख तक है तो 5%। 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो 20%। 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ठीक है। ये सीनियर सिटीजन का हो गया। अब सुपर सीनियर सिटीजन का क्या है कि मतलब 80 से आगे कितना भी मतलब उसके केस में आएगा 5 लाख तक एग्जाम। 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो हमें लेना पड़ेगा 20%। देख के नहीं और बताना। नहीं नहीं सर, देख हाँ। के नहीं बता रहा। हम्म। उसके बाद 10 लाख से अगर ज्यादा है तो 30%। तो ठीक है। ये सारे रेट है इंडिविजुअल्स के। अच्छा एक बात मुझे और अभी। बताओ, हाँ सर। अभी आपने मुझे बताया भाई तीन कैटेगरी होती है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख। मेरा हम्म। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन की एज जो है एग्जैक्ट 60 ईयर है,
तो उस पे रेट क्या लगेंगे? एग्जैक्ट 60 ईयर है तो 2,50,000 का जो स्लैब रेट है वही लगेगा। सोच समझ के आंसर देना। एग्जैक्ट 60 पे 250 का लगेगा या 3 लाख का लगेगा? 3 लाख का रहेगा, सॉरी सर। ज्यादा की लिमिट लेते हैं हम उसके केस में। पक्का पक्का? यस सर। और अगर एज एग्जैक्टली 80 है तो? 5 लाख का लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो मैं अ, अगला उस क्वेश्चन, अब रुको, अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। आपने इतने टैक्स रेट बता दिए, अगला क्वेश्चन है रमन, रमन गर्ग। रमन गर्ग, नालायक बच्चा ही लेफ्ट कर गया, बच्चा डर गया, ओ माय गॉड मेरा नाम कैसे आ गया। अगला है फिर मानसी गोयल, मानसी गोयल। माइक ऑन करो। संगीता। यस सर। हाँ जी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी अपूर्व ने ना आपको टैक्स रेट बताए हैं इंडिविजुअल की कैटेगरी के। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट की बजाय नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में टैक्स रेट क्या होते हैं? सर उसमें ऑल केस में 250 लाख से होते हैं। 250 लाख से होते हैं हर केस में? यस सर, एनआर में चेक नहीं करते हैं, ऑल कैटेगरी 250। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, ये कुछ आपने पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर कि इंडिविजुअल को ना रिबेट भी मिलती है, यस सर। तो वो कौन कौन से इंडिविजुअल होंगे जिनको रिबेट मिलेगी? सर रिबेट, एक, सर उनकी टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। और इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल होना चाहिए। अच्छा क्या एचयूएफ को रिबेट मिलेगी? अगर एक एचयूएफ है और वो इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी इनकम 5 लाख तक है, क्या उसको रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी? सर मिलेगी फिर। मिलेगी। आई थिंक एग्जाम सर। 20 तारीख को है, ध्यान रखना। सर मेरा दिसंबर नहीं है, मेरा जून है। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी सही बताओ। सर एचयूएफ का तो कर्ता पे मैंने डिपेंड करता है। नालायक एक बात मुझे बताओ, अभी आपने मुझे 3 चीजें बोली हैं, उन 3 चीजों को दोबारा बोलो, आपने क्या बोला था? किस किस को रिबेट मिलेगी? सर इंडिविजुअल होना चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख तक बस होनी बस चाहिए। बस बस, इतनी जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले आपने क्या बोला, क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। और मैंने क्वेश्चन किसका पूछा? ओके सर, एचयूएफ का तो नहीं मिलेगी सर। हाँ तो ये क्लियर करो ना, घबरा क्यों रहे हो? ठीक ओके है। सर। रिबेट कितनी मिलेगी और कितनी रिबेट मिलेगी? सर 12,500। 12,500 की मिलेगी या 12,500 तक मिलेगी? सर 12,500 तक ही मिलेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड संगीता। अगला मेरा क्वेश्चन है, एक तो बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा ना, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, अपनी तरफ से रिमूव कर दूंगा जी, मीटिंग से, ध्यान रखना। जब मैं उनसे पूछूंगा अगर वो माइक ऑन नहीं करेंगे, मैं यहीं से रिमूव कर दूंगा उनको, क्योंकि ऐसे गेम नहीं चलेगी कि आप सिर्फ सुनने के लिए आए हो। मेरा क्वेश्चन है जी अब सिमरन नारंग। यस सर। हाँ जी, आप मुझे बताओ अब सर दो, हाँ जी। सर एक मिनट। सर ये ना मेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने ना अभी लेक्चर देखने स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा, आपके जून में जस्ट एग्जाम मैंने है? लेक्चर परचेज किए हैं। आपके जून में एग्जाम है? हाँ जी सर। चलो फिर तो आप आराम से बैठो, कोई नहीं। सर इसलिए बस मैं सुन सुन ही रही हूँ अभी तो। कोई बात नहीं, कोई नहीं। थैंक मैं यू फिर सर। क्वेश्चन पूछता हूँ, विशाली वर्मा। विशाली वर्मा। यस सर। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपके दिसंबर में है ना? यस सर। ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी तक दो बातें मुझे पता लगी हैं, एक तो टैक्स रेट क्या होंगे वो पता लग गया, और दूसरा रिबेट किसको मिलेगी वो पता लग गया। ठीक है। यस सर। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिविजुअल वाले केस में सरचार्ज जो है वो सरचार्ज के रेट क्या क्या होंगे? सर इंडिविजुअल के केस में अभी अमेंडमेंट आई है और सरचार्ज में तो बेसिकली पहले लगता है कि अगर 50 लाख तक की जो हमारी टोटल इनकम है वो हम देखेंगे। अगर 50 लाख तक की है तो 10% तो नील लगता है, तो नील होएगा। ठीक है। अगर मोर देन 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक रहता है तो 10% लगेगा।
और अगर 1 करोड़ से ज्यादा से लेके 2 करोड़ तक का रहेगा तो 15% लगता है। और अगर मोर देन 2 करोड़ से 5 करोड़ तक रहेगा तो उसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25% लगेगा। और मोर देन 5 करोड़ होगा तो 37% लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां एक कॉन्सेप्ट आपने क्लास में कुछ और पढ़ा होगा, एमआर का। मार्जिनल मार्जिनल रिलीफ, हाँ जी सर। तो ये एमआर कब मिलता है? जो ये एमआर है हम सर क्वेश्चन में जब निकालते हम, हैं तो ये हाँ कब जी निकलता है एमआर हमारा? सर, अगर हम देखते हैं कि सरचार्ज लगाने के बाद हमारी टोटल इनकम जो है, इफ जो टैक्स इंक्रीमेंट है वो हमारा ज्यादा आ रहा है टोटल इनकम से, मतलब कि मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को और मेरी टोटल इनकम कम है, तो उस केस में टोटल इनकम हमें कम है या इनकम इंक्रीमेंट कम है? इनकम इंक्रीमेंट जो हुआ है, ओके। इनकम इंक्रीमेंट जो हुआ है वो, और टैक्स इंक्रीमेंट जो हुआ है वो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा आ रखा है इनकम इंक्रीमेंट से, तो हमें जो डिफरेंस होता है उस पर फिर हमें मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट पूरा लगा के देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया वैशाली, वेरी गुड। मेरा अगला क्वेश्चन है जी नंदनी से। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट सर मुझे एक बार वो जो वैल्यूएशन वाला चैप्टर था हम्म। उसमें डिस्काउंट वाले पॉइंट भी आप एक बार प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ हाँ, आज मुझे डिस्कस उसमें कर थोड़ा लेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। नंदनी। हाँ जी सर। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कंपनी वाले केस में क्या क्या टैक्स रेट होंगे वो बता हाँ दो जी। सर, कंपनी वाले केस में। हाँ, क्या टैक्स रेट लगेंगे वो बता दो, कौन सी कंपनी पर कौन सा लगेगा? हेलो हेलो। सर, कंपनी वाले केस में सर दो कंपनी होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। और डोमेस्टिक कंपनी में दो कंपनी होंगी, स्मॉल और लार्ज। अगर स्मॉल कंपनी है तो हम टर्नओवर चेक करेंगे उसकी 17-18 प्रीवियस ईयर 17-18 की जो टर्नओवर है वो अगर अप टू 400 करोड़ तक है तो उसमें 25% टैक्स रेट लगेगा। और अगर कंपनी लार्ज है तो 17-18 की जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर 17-18 की टर्नओवर देखेंगे, अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। और अगर कंपनी फॉरेन है तो 40% लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, ये 25, 30 और 40 के अलावा क्या डोमेस्टिक कंपनी पर कोई और रेट ऑफ टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं? आपने क्लास में कुछ पढ़े होंगे डोमेस्टिक सर कंपनी पर मैं 25 और 30 के अलावा और कोई टैक्स रेट भी एप्लीकेबल हो सकते हो? पंद्रह सर परसेंट सरचार्ज। नहीं नहीं नहीं, सरचार्ज तो एक अलग है, मैं टैक्स रेट की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसा आपने पढ़ा हो 15% या 22% या कुछ ऐसा आपने पढ़ा हो? सर ऐसा अमेंडमेंट क्लास नहीं नहीं देखी मतलब आपने? सर, याद नहीं है सर। नालायक, याद करो, मैं भी पूछता हूँ किससे, सुनना ध्यान से अब। मेरा क्वेश्चन है आकाश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बताओ नंदनी को बताओ कि क्या उन तीनों के अलावा और कोई टैक्स रेट हैं? यस सर, 115 बा और 115 बाब। 115 बाब बाप किसे कह रहे हो नालायक? सर, बाब BAB। अच्छा, हाँ। सर 115 बा में तो 22% है, और क्या कहते हैं 115 बाब में है 15%, और इनमें सरचार्ज 10% सेम ही रहता है। और 115 बा और 115 बाब में आपने बोला कि दोनों में रेट ऑफ टैक्स अलग अलग हैं। आप मुझे बताओ कि यस दोनों में रेट ऑफ टैक्स तो अलग अलग हैं, बट ये दोनों लगते किस में है? मतलब 115 बाब कौन सी कंपनी पे लगता है और 115 बा किस कंपनी पे लगता है? सर, 115 बाब तो न्यू डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है जो 1 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हुई थी। और कोई और भी काम कर रही हो? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है। अच्छा। और 115 बा होती है कोई भी डोमेस्टिक जो भी उसके अलावा जो भी डोमेस्टिक कंपनी है उस पे लगता है 115 बा। 115। बा, BAA बा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नंदनी समझ में आ गया? हाँ सर।
हाँ, तो एक बार अमेंडमेंट क्लास देख लेना अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये। सर पढ़ा तो था, अभी रिवाइज नहीं कर रहा था ये वाला। तो जल्दी रिवाइज करो ना, अब 10 दिन रह गए हैं बस। हाँ हाँ। सर। हाँ चलो, ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन है वैशाली अनेजा। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे यस ये सर। है कि पार्टनरशिप फर्म और हम्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में टैक्स रेट क्या क्या होते हैं और उन पे सरचार्ज क्या लगता है वो बता दो। ओके सर। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में अप टू 10,000 10%, 10,000 to 20%, 20,000 20%, above 20,000 30%। सर चार्ज है सर 12%। ओके। और और पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप में सर 30%। और सरचार्ज। सर उसमें 12%। 12% कब लगता है सरचार्ज, कितनी इनकम के बाद? इनकम का हाँ इनकम बताओ ना। सर नहीं पता। नहीं पता? यस सर। सर 50,000 या 1 करोड़ नालायक, मतलब मैक्सिमम। कहाँ 50,000 कहाँ वन नहीं करोड़ सर, 1 करोड़ सर। सर 1 करोड़। 1 करोड़ ठीक है। हाँ। ओके जी, बहुत बढ़िया, वेरी ओके। गुड। मेरा अगला क्वेश्चन है साकेत से। साकेत, यस सर। मुझे ये बता दो, एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, उसकी क्या कंडीशन होती हैं, और अगर वो रेजिडेंट बन जाएगा तो क्या उसकी फर्दर कैटेगरी भी होंगी, और अगर होंगी तो उसकी कंडीशन क्या होंगी? यस सर। हम्म। सर एक इंडिविजुअल रेसिडेंट तब होता है जब वो दो में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है। ओके। पहला बेसिक कंडीशन है तो वो ये है कि वो इंडिया में 182 डेज और मोर अगर प्रीवियस ईयर में इन एग्रीगेट रहा होगा तो कहाँ पर हम्म। भी कैसे भी। उसके बाद? और एक एक ये बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो दूसरी बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, वो रेसिडेंट बन जाएगा। हाँ हाँ, और बोलते रहो। अगर वो हाँ अगर वो सेकेंड पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो दूसरा कंडीशन देखेंगे, जो कि वो 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए एंड 365 डेज इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है। अगर अगर ये दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। अच्छा। और वो मतलब उसके बाद हम देखेंगे कि वो एडिशनल कंडीशंस देखेंगे कि वो आर एन ओ आर ओ आर है या आर एन ओ आर है। अच्छा। एडिशनल कंडीशंस ये है कि पहला एडिशनल कंडीशन है कि वो एनी और 2 years आउट ऑफ द 10 years जो प्रीवियस ईयर के पहले 10 साल है उसमें कोई 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है। एंड उसमें सेकेंड कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस ईयर है फॉर एग्जांपल 1920 इससे पिछले 7 साल वो में से कोई एग्रीगेट 730 डेज लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आर ओ आर बनेगा, नहीं तो एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो रेजिडेंट बनेगा बट आर एन और नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ जी। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो भी आप बोले तो बता दूंगा। चलो बता दो, वो भी बता दो। हाँ मतलब सर इसमें एक्सेप्शन है कि वो कुछ कंडीशंस में हम बेसिक कंडीशन 1 ही चेक करते हैं, सेकंड बेसिक कंडीशन हम चेक ही नहीं करते। कौन कौन सी एक्सेप्शन है वो? हाँ 3 केसेस हैं। एक मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है इन कनेक्शन नहीं जो बिजनेस उसको एम्प्लॉयमेंट ही बाहर दिया गया है। हम्म। और दूसरा ये है कि अगर वो ऐसे मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जा रहा है तो डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ साइन ऑफ दो यहाँ से पूरे सब कुछ इंडिया से बाहर मानकर चलेंगे टोटली। अच्छा। और थर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया को विजिट के लिए आ रहा है तो उसको उसके केस में भी हम पहले एक कंडीशन ही देखेंगे, दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे बेसिक वाला। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बता दो लास्ट जाते जाते, इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं? इंडियन ओरिजिन में कौन कवर होगा? हाँ इंडियन ओरिजिन में या तो खुद या तो उसका पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर कोई भी इनमें से अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तो मतलब अनडिवाइडेड इंडिया मतलब बिफोर पार्टीशन 1947 से पहले। तो वो क्या बन जाएगा? तो वो मतलब अनडिवाइडेड इंडिया है तो उसके केस में फर्स्ट कंडीशन में बेसिक कंडीशन ही चेक करेंगे और वो 3 कंट्रीज है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको अनडिवाइडेड इंडिया मान लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड साकेत। थैंक यू। अगला मेरा क्वेश्चन है नीरू। यस सर। मेरे को ये बताओ, कंपनी वाले केस में अगर आपको स्टेटस निकालना है तो कंपनी वाले केस में स्टेटस आप कैसे निकालोगे?
सर कंपनी वाले केस में अगर हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे ना, हम्म। तो जो इंडियन कंपनी होती है ना वो ऑलवेज रेसिडेंट मानी जाएगी। ठीक और है। जो फॉरेन कंपनी है इसमें हम सर लिमिट होती है 15 करोड़ से अगर उसकी ज्यादा टर्नओवर है फॉरेन कंपनी में। 15 करोड़ या 50 करोड़? 50 सर। ठीक है। ठीक है सर। तो वो रेसिडेंट बोलने मतलब उसको हम मान लेंगे। और अगर उसकी जो पोयम है, पोयम पे भी बेस करता है कि पोयम उसकी इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। और अगर पोयम इंडिया में है तो? तो फिर सर उसमें ना हम उसको, अगर उसकी पोयम इंडिया में है मतलब इसमें ना सर दो कंडीशन और है इसके अंदर कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अगर उसकी पोयम जो है वो इंडिया में है या नहीं है, वो दो कंडीशन पे बेस करता है, लाइक एक्टिव बिजनेस आउटसाइड नहीं नहीं, वो इंडिया तो अगर। वो भी छोड़ दो, पोयम की गाइडलाइंस नहीं मैं पूछ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर किसी फॉरेन कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उसकी पोयम अगर इंडिया में निकल के आ जाती है, उस केस में क्या होगा? तो वो रेसिडेंट मान, हाँ और अगर वो पोयम इंडिया बाहर निकल के आ जाती है? तो वो इंडिया की रेसिडेंट नहीं होगी। और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उस केस में क्या होगा? सर वो इंडिया की रेसिडेंट होगी, मतलब वो ना गाइडलाइंस पे बेस करता है सर। नहीं नहीं, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उस वो गाइडलाइंस पे बेस है, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है वो बेस है। तो जिसकी गाइडलाइंस 50 करोड़ से ज्यादा है वो गाइडलाइंस, जिसकी और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है वो गाइडलाइंस पे बेस्ड है। और जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है वो नॉन रेसिडेंट होगी सर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड नीरू। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है मुस्कान। मुस्कान तलवार। माइक ऑन करो अपना। बच्चा माइक क्यों नहीं कर रहा? मैंने पहले भी कहा था, अगर माइक ऑन नहीं करोगे जान के मैं यहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा, ध्यान रखना। चलो मैं आता हूँ जी श्वेता के ऊपर। श्वेता, यस सर। पोयम की गाइडलाइंस क्या है वो बता दो, कि पोयम हम कैसे चेक करेंगे किसकी पोयम कहाँ पे है? सर पोयम में अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट, और फॉरेन कंपनी में चेक करना होता है अगर टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ तक है तो नॉन रेसिडेंट बनती है, और अगर रेसिडेंट 50 करोड़ के ऊपर है तो फिर रेसिडेंट बनती है। और पोयम की गाइडलाइंस चेक करते हैं अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। ठीक है। और एक्टिव बिजनेस चेक करेंगे, उसके लिए 4 कंडीशंस है। 4 कंडीशंस है, उसमें पैसिव इनकम जो होती है वो 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया से आ रही है। और टोटल एसेट्स जो है वो भी 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया से है। और और जो टोटल एम्प्लॉयज है 50% से ज्यादा रेसिडेंट रेसिडेंट या फिर जो इंडिया के एम्प्लॉयज है वो 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया में है। और उनको जो पेरोल एक्सपेंसेस मिलते हैं एम्प्लॉयज को वो भी 50% से ज्यादा आउटसाइड इंडिया है, तो वो एक्टिव कंपनी है। एक्टिव बिजनेस उनका इंडिया से बाहर है। हाँ। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोयम फिर कहाँ पे मान लेंगे? कौन सी कंडीशन? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, मतलब मान लो एक्टिव बिजनेस भी इंडिया से बाहर है और मेजोरिटी ये बोर्ड मीटिंग भी इंडिया से बाहर है, तो पोयम आउटसाइड इंडिया, और अगर पोयम आउटसाइड इंडिया निकल जाएगी फिर वो क्या बन जाएगी? एनआर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यस सर। अगला मेरा क्वेश्चन है सुजीत। सुजीत, माइक ऑन करो जी। सुजीत, चलो निकिता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी श्वेता ने बोला कि पैसिव इनकम जो है वो टोटल इनकम के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
मेरा क्वेश्चन बस ये है कि पैसिव इनकम में कौन कौन सी इनकम आएंगी? तो पैसिव इनकम में दो इनकम आती है। एक जो होता है जो ट्रांजैक्शन हम लोग बोथ परचेज और सेल ऑफ गुड्स का फ्रॉम और टू इट्स एसोसिएटेड इंटरप्राइज में हो, और दूसरी है जहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड और कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम। तो ये भी सारी क्या बन जाएंगी? पैसिव इनकम बन जाएंगी। बहुत बढ़िया। एग्रीगेट सर। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये कि अगर मुझे एचयूएफ का स्टेटस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एचयूएफ का स्टेटस निकालना है तो अगर एचयूएफ का आपका जो ये पहले तो हम लोग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट चेक कर लेंगे। अगर वो ना रेसिडेंट है तो ठीक है, बट कर्ता में डिपेंड करता है। अगर कर्ता आपका ना वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर एचयूएफ नहीं माना जाएगा। एचयूएफ क्या नहीं माना जाएगा? एचयूएफ का सर दो कंडीशंस होता है। पहले तो हम लोग देखेंगे एचयूएफ रेसिडेंट है क्या नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर वो रेसिडेंट है या नहीं वो कैसे पता लगेगा? वो 182 डेज और 60 डेज है बेसिक कंडीशंस है सर। मतलब एचयूएफ के लिए हम 182 डेज चेक करेंगे? सॉरी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करेंगे। सॉरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया है क्या नहीं है। और अगर होली इन इंडिया नहीं है तो? होली इन इंडिया नहीं है तो वो आउटसाइड इंडिया है। तो वो क्या बन जाएगी फिर? तब फिर तो एनआर बन जाएगी। और अगर होली इन इंडिया में है तो क्या बन जाएगी? रेसिडेंट बन जाएगी। और अगर पार्टली इन इंडिया में है तो क्या बन जाएगी? पार्टली इन इंडिया है तब भी रेसिडेंट बन जाएगी। और अगर रेजिडेंट बन जाएगी उसके बाद क्या आरओआर और आरएनओआर ये दो कैटेगरी एचयूएफ वाले केस में चेक करेंगे? हाँ, कर्ता एचयूएफ के केस में नहीं, कर्ता के चेक में करेंगे। नहीं, मतलब एचयूएफ आरओआर बनेगी या नहीं बनेगी वो तो हमें निकालना होगा। वो बात अलग है कि वो एचयूएफ पे डिपेंड नहीं करता, कर्ता पे डिपेंड करता है। अब कर्ता कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करे कि एचयूएफ आरओआर बन जाए? बोथ द एडिशनल कंडीशंस। तो अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो फिर एचयूएफ क्या बन जाएगी? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर वो देन कोई एचयूएफ बन जाएगी। देन एचयूएफ इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आकाश यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। आप क्या कह रहे हो? कोई कंडीशन नहीं है सर। एचयूएफ के केस में तो नहीं बनेगी ना, कर्ता पे डिपेंड होगी ना वो आर और एनओआर। हाँ तो वही तो नालायक निकिता बोल रही है। यस सर, मैं एचयूएफ का बता रहा था। नहीं, एचयूएफ का आरओआर बनना या आरएनओआर बनना वो उसके कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता पे डिपेंड है। यस सर। और अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो एचयूएफ आरओआर बन जाएगी। यस सर, यस सर। और अगर कर्ता कोई भी कंडीशन या एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो जो एचयूएफ होगी वो आरएनओआर बन जाएगी। ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, वेरी गुड निकिता। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है जी अर्चना। हेलो सर। हेलो जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी पर्सन को जीएसटी में आईटीसी क्लेम करना है तो आईटीसी क्लेम करने की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? कंडीशन 4 कंडीशन होती हैं। 2 होती हैं सेलर के हाथ में और 2 होती हैं बायर के हाथ में। अब तो ध्यान बायर रखना, जो बायर अब दो नहीं है। अब एक कंडीशन है सप्लायर के हाथ में, 3 कंडीशन है रिसीवर के हाथ में। अब पहले मुझे चलो कंडीशन बताओ कौन कौन सी, फिर मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा। अब बताओ पहली कंडीशन क्या है? बायर के हैंड में जो है, एक तो है कि उसका टैक्स इनवॉइस का पोजीशन और डेबिट नोट का पोजीशन उसके हाथ में होना चाहिए। ठीक है। और जो गुड्स हैं उसके गुड्स और सर्विस है वो उससे रिसीव होनी चाहिए। और सेलर वाली है कि उसने टैक्स चार्ज किया हो, जो उसने सप्लाई का अमाउंट पे किया है उसका, और उसने रिटर्न फाइल की हो सेक्शन 130 में। हाँ, अब जो रिटर्न फाइल करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, अब ये रिटर्न जो होगा वो रेसिपिएंट फाइल करेगा, क्योंकि अब सप्लायर तो इनवॉइस अपलोड करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। अब 4 कंडीशन, इतने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जी, 4 कंडीशन दोबारा सुन लो। पहली कंडीशन ये है कि रिसीवर के हाथ में टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन ये है उसकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। तीसरी कंडीशन ये है कि सप्लायर ने जीएसटी पे कर दिया हो। और चौथी कंडीशन ये है कि रिसीवर ने रिटर्न फाइल कर दी हो। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी,
अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो उस केस में बायर जो होगा ना आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो रिटर्न फाइल करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बात ध्यान देना, वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अब वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। ठीक है अर्चना? ठीक है सर। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है फिर उजाला। उजाला कुमारी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी 4 कंडीशन अर्चना ने बताई कि ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो रेसिपिएंट जो होगा वो एलिजिबल हो जाएगा। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सप्लायर ने मान लो इनवॉइस अपलोड नहीं किए, तो अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो क्या रेसिपिएंट उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता? एग्जाम दिसंबर में सर है? नहीं कर। यस सर। हाँ, अब बताओ। सर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता नहीं बिल्कुल भी? सर, 4 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना। नहीं, 4 कंडीशन तो मान लो फुलफिल हैं बट सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए, तो क्या रिसीवर आईटीसी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा? अमेंडमेंट क्लास देखी है? यस सर, देखी थी। तो फिर आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? इसका आंसर मुझे आंसर देगा कौन देगा? रोहिणी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप आंसर दो उजाला को कि अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिसीवर के आईटीसी पे? सर पहले तो जितना उसने अपलोड किए है इनवॉइस, उसका तो पूरा आईटीसी मिलेगा। ठीक है। और जितने नहीं किए अपलोड, तो जितने अपलोड किए हैं उसका 10% और जितना अनअपलोड किए है उसका मतलब जितना बनता है उसमें से जो भी लेस होगा वो मिलेगा। और उसका मतलब जो पहले अपलोड किए उसका टोटल जो आएगा वो आईटीसी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उजाला समझ में आया? यस सर। ये अमेंडमेंट क्लास में आपने सुना होगा कि जितने अपलोड कर दिया उसका तो पूरा मिलेगा, जितने अपलोड नहीं किए उस केस में जो अपलोड कर दिया उसका 10% और जो अपलोड नहीं किया उसका एक्चुअल आईटीसी विच एवर इज लेस। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, अगर किसी पर्सन ने इनवॉइस अपलोड नहीं किए तो मैक्सिमम वो जितने इनवॉइस अपलोड कर दिए उसके आईटीसी का 110% तक क्लेम कर सकता है बस। ओके सर। ठीक है उजाला? ओके सर। ओके जी, अब ध्यान रखना आगे से। अगला मेरा क्वेश्चन रोहिणी आपसे ही है। जी सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पर्सन आईटीसी क्लेम करना भूल जाता है, हाँ, तो उस आईटीसी की टाइम लिमिट क्या होती है क्लेम करने की? सर 1 ईयर के अंदर अंदर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, जब से मतलब उसने मतलब सप्लायर ने अगर मतलब टैक्स इनवॉइस इश्यू होने के 1 बाद। ईयर तो सेक्शन 18 में है ना, नॉर्मल आईटीसी कह रहा हूँ, नॉर्मल आईटीसी। नॉर्मल सर 20 अक्टूबर एंड एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर अर्लियर जो होगा वो। आकाश। यस सर। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपने लिखा है 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर विच एवर इज अर्लियर। यस सर। नालायक, 31 दिसंबर तो हमेशा बाद में ही आएगी, अर्लियर तो 20 अक्टूबर ही आएगा। सर वो रिलेवेंट वो है ना जिस साल में हम फाइल करेंगे। तो क्या वो 31 दिसंबर है या एनुअल रिटर्न जब एक्चुअल में फाइल करेंगे? सर एनुअल रिटर्न है, वो एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है या एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट है? एक्चुअल डेट सर। और आपने क्या लिखा है? 31 दिसंबर लिखा है, आपने ड्यू डेट लिखी है। यस सर। ये छोटी छोटी गलतियां आप एग्जाम में करके आओगे, ध्यान रखना। ओके सर। हाँ रोहिणी, वेरी गुड जी। थैंक यू सर। अगला मेरा क्वेश्चन है डिसूजा। डिसूजा। यस सर। मेरे को ये बता दो कि अगर किसी पर्सन ने कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं और उस पर जीएसटी पे किया, ओके। और वो ये चाहता है कि उस जीएसटी का ना वो डेप्रिसिएशन क्लेम करे, तो क्या उसको आईटीसी मिल जाएगा?
सर जो आईटीसी का अमाउंट है, अगर उसके ऊपर अगर वो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट अगर वो एक्चुअल कॉस्ट के जो मतलब मतलब जो टैक्स का अमाउंट है उसके अलावा जो अमाउंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है और टैक्स अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता है तो उसको जो टैक्स का अमाउंट है उसका आईटीसी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आराम से डीप ब्रीदिंग आराम से करनी है। सॉरी सर, वो माइक पास में है ना इसके लिए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन अभी ना एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है और उसकी सप्लाई अब टैक्सेबल होने जा रही है, हाँ, या अगर कोई पर्सन अभी कॉम्पोजिट स्कीम में कवर है और अब वो नॉर्मल स्कीम में जा रहा है, सेक्शन 18, हाँ, तो क्या उस केस में जब वो ये कन्वर्ट करेगा तो क्या उसको इनपुट कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाएगा तो कितना मिलेगा और कब तक वो क्लेम कर सकता है, ये बता दो। जो बैलेंस स्टॉक है सर उसके पास, हाँ, उसका तो उसको मिल जाएगा, वो भी कैपिटल गुड्स का जो 5% है जो टोटल आईटीसी उसने जो क्लेम करना है, वो 5% ईच क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ उसको माइनस करना है, माइनस, हाँ हाँ, उसको माइनस करना है टोटल आईटीसी क्लेम किए हुए पे। और उसके बाद जो है वो, नहीं, एक मिनट सर, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर वो मतलब कॉम्पोजिट से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है या एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल बन रही है तो इनपुट और कैपिटल गुड्स का वो कितना आईटीसी क्लेम कर पाएगा। सर मैंने शायद से आपको उल्टा बताया। नहीं, आपने सही बताया कि इनपुट का जो स्टॉक बचा होगा उसका तो पूरा मिल जाएगा, हाँ, और जो कैपिटल गुड्स होगा उसमें 5% ईच क्वार्टर माइनस करने के बाद फिर मिलेगा। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी। एक बात और बताओ, अगर वो ये क्लेम नहीं करता तो फिर लास्ट कहां तक क्लेम कर सकता है? लास्ट 1 year फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न या फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस? से याद नहीं है मेरे को। 1 year हम काउंट करते हैं इस केस में फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ओके सर। ओके जी, थैंक यू। ओके, वेलकम। लो जी, अगला मेरा क्वेश्चन फिर अब आने वाला है, किससे पूछूं? अश्मिता। यस सर। अश्मिता, Hello. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? सही हूँ सर। सही है, ये सही है तो आपने बहुत डाउन तरीके से बोला है। नहीं सर, थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। क्यों, डर लग रहा है? हाँ सर। मुझसे या अपने आप से? क्या सर, सॉरी समझ नहीं आया। मुझसे डर लग रहा है या अपने आप से डर लग रहा है? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, मुझसे क्यों डर? हाँ सर, हाँ। अच्छा, डर किससे लग रहा है? हेलो हेलो, सर, थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ, डर वैसे लग नहीं रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं फिर? अच्छा। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू निकालने के लिए सेक्शंस हम कौन से फॉलो करते हैं और किस तरह से वैल्यू निकालते हैं? सर, वैल्यूएशन में हम सेक्शन 15 से वैल्यूएशन निकलता है जीएसटी का। उसमें सर फिर मैं वो भी बताऊँ जो प्लस और माइनस करना होता है। जी जी बिल्कुल। सर वो सेक्शन 15 में हम वो सारे प्लस करते हैं जो सम जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुए हैं, वो सब हम प्लस करते हैं। एक सेकंड अश्मिता, रुकना एक सेकंड। आपको सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? पहले तो ये मुझे चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। यस सर। क्योंकि जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे ख्याल से फिर उनके नेट में इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है। ओ माय गॉड।
तो मे भी अगर आपके नेट में इशू होगा तो शायद थोड़ी मेरी वॉइस आपके पास कट कट के आ रही होगी, बट मुझे नहीं लगता कि जिनके यहाँ नेट सही है उनको कोई दिक्कत आ रही होगी। चलो, मतलब सबको ऑलमोस्ट वॉइस क्लियर आ रही है। तो नंदनी एक बार चेक करो या दोबारा से एंट्री लो तो होप सो क्लियर आ जाए। हाँ जी, अब अश्मिता बोलो आप। सर जो अमाउंट जीएसटी में सब सम नहीं हुए हैं वो ऐड होंगे, और जो इंसिडेंटल चार्जेस रेसिपिएंट पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर वो ऐड होंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी फीस ये सब ऐड होंगे, और जो डिस्काउंट है प्री डिस्काउंट, प्री सप्लाई डिस्काउंट एंड पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वो सब माइनस रहेंगे। तो इन सब के बाद हमारा वैल्यूएशन आ जाएगा, और अगर वैल्यूएशन सब्सिडी इस सब्सिडी क्या मेथड से करेंगे? डिटरमाइन नहीं, हाँ सर सब्सिडी ऐड करेंगे। जो गवर्नमेंट सब्सिडी है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और जो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहीं रुक जाओ। साकेत, यस सर। अश्मिता ने भी बोला कि डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, तो ये बताओ डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं और कंडीशन क्या क्या होती हैं? दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, एक प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में। आगे सर प्री सप्लाई डिस्काउंट तो ऐसा डिस्काउंट है जो पहले से ही फिक्स्ड है, पता होता है कि परचेज करने से पहले से ही होता है, लाइक 25% और 50% ऑफ वाला। वो तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं 15.3 में। और पोस्ट अप्लाई डिस्काउंट है जो बस हम लोग एक्टिविटी करने के बाद हमें मिलता है, मतलब परचेस वगैरह करने के बाद मिलता है। अच्छा, ठीक है। उसमें दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तब वो डिस्काउंट मिलेगा। ओके, वो कौन दो कौन सी कंडीशन कंडीशन? दो कंडीशन ऐसे है कि पहला कंडीशन ये है कि वो सच डिस्काउंट शुड बी लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइसेस, मतलब वो लिखा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि उस जो डिस्काउंट के पोर्शन का जितना आईटीसी बनता है उसको रिसिपिएंट को रिवर्स करना होगा। ओके, रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना होगा सारा या डिस्काउंट वाले पोर्शन का? डिस्काउंट वाले पोर्शन पर, सारा का तो नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और बताओ, जो इन्होंने 5 आइटम ऐड बताई हैं एक बार वो भी दोबारा रिपीट कर दो, कौन कौन सी ऐड होंगी? हाँ यस सर। सर सेक्शन 15.2 है जिसमें हम 15.1 की वैल्यू जो ऐसे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उसमें हम एडिशंस करते कुछ आइटम्स के। बताओ कौन कौन सी ऐड है? क्लॉसेस है A B C D E। पहला जो एनी टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ। दूसरा क्लॉज बी में ये है कि कोई भी सप्लायर की ऑब्लिगेशन को अगर रिसिपिएंट फुलफिल कर देगा तो उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है। और जो तीसरा ये है कि इंसिडेंटल खर्चे जो भी वो सप्लाई के रिलेटेड खर्चे जैसे कि पैकिंग, रीपैकिंग वगैरह वगैरह, उसमें जो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं इंश्योरेंस लाइक, उसको भी ऐड करते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी जो भी है उसको भी हम ऐड करते हैं। ठीक है। फिफ्थ वाला सब्सिडी का पॉइंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और प्राइवेट सब्सिडी है तो ऐड करना पड़ेगा। प्राइवेट सब्सिडी है तो ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक पॉइंट, एडजस्टमेंट हुआ है तो सब्सिडी के केस में गवर्नमेंट सब्सिडी एडजस्ट हुआ है तो कुछ नहीं करना, प्राइवेट सब्सिडी है तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी अगर एडजस्टेड है तो इट मींस वो ऑलरेडी माइनस है, हम दोबारा कुछ नहीं करेंगे। माइनस हो चुके हैं, उसको दोबारा माइनस करेंगे तो इफेक्ट पड़ जाएगा, उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी माइनस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साकेत, बहुत बढ़िया। मिताली, हाँ सर। मेरे को ये बताओ कि अगर वैल्यू मेरी सेक्शन में नहीं निकलती जीएसटी में तो किन किन रूल्स के पास मुझे जाना पड़ेगा, और अगर सारा पैसा मेरा मनी फॉर्म में नहीं है तो उस केस में वैल्यू किस रूल में निकलेगी? सर ये हम लोगों को नहीं है, शायद ओल्ड सिलेबस है मेरा। अच्छा, आपका ओल्ड है, हाँ, आप में नहीं है। हाँ। ओके, तो मैं क्वेश्चन फिर पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ इनकम टैक्स का कुछ पूछिए ना। इनकम टैक्स का कुछ पूछूं? इनकम टैक्स का मैं पूछता हूँ कि मुझे को बताओ, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हम किस ईयर के लिए निकालते हैं? प्रीवियस ईयर। और क्या इंडिया का सिटीजन होना या रेजिडेंट होना दोनों सेम कॉन्सेप्ट है या सेपरेट कॉन्सेप्ट है? नहीं, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। क्या एक पर्सन एक साल में एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है? हाँ।
क्या हर पर्सन का शायद स्टेटस सेम तरह से कैलकुलेट होगा या अलग तरह से कैलकुलेट होगा? अलग तरह से। क्या एक ही जगह पर रहना जरूरी है, एक साथ रहना जरूरी है, कैसे भी रह सकते हो? कैसे भी रह सकते हैं। अगर मैं TWI के अंदर रहा हूं तो क्या वो इंडिया के अंदर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अ, ये नहीं पता सर। TWI की फुल फॉर्म पता है? नहीं। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, TWI तो फिर सर उसका तो कोई कंडीशन है शायद। 12 नॉटिकल माइल्स है तो उसका स्टे इन शिप इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ऐसा कुछ तो वो कंडीशन है। ठीक मुझे है, भी और अगर एग्जैक्ट मैं नहीं इंडिया पता। से बाहर जा रहा हूँ और बाहर से इंडिया में आ रहा हूँ तो ये आने और जाने के दिन इंडिया में काउंट होंगे या नहीं होंगे? हाँ, डिपार्चर और अराइवल दोनों भी लेते हैं हम लोग। और पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो हैं क्या वो किसी के हाथ में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? नहीं, नहीं होंगे। एग्जम्प्टेड इनकम जो है क्या वो किसी के हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? वो भी नहीं होगी। इनकम अगर हाँ, आपने वो भी नहीं इंडिया से होगी। बाहर कमाई है, इनकम अगर आपने इंडिया से बाहर कमाई है और उसका अगर हाँ, कंट्रोल इंडिया में है तो क्या वो NOR के हाथ में टैक्सेबल होगी, नहीं होगी? हाँ होगी। ROR के हाथ में? होगी। NR के हाथ में? नहीं होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मिताली। थैंक यू। सर जी आकाश। सर एक डाउट है, ये जो वैल्यूएशन के रूल्स हैं वो ओल्ड सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, ओके सर, लेकिन आपने तो सर क्लास में कराए थे। क्लास में तो मैंने सारा कुछ करवाया था क्योंकि उस न्यू और ओल्ड दोनों के बच्चे बैठते थे ना। यस सर। हाँ, ओके तो जो रूल्स हैं वो ओल्ड सिलेबस के अंदर नहीं है क्योंकि सिर्फ ओल्ड के अंदर आपके नॉर्मल सेक्शन है बस। सर, किसी भी चैप्टर के रूल नहीं है या फिर वैल्यूएशन के नहीं है? ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर के नहीं है, आप ये मान के चलो कॉम्पोजिट स्कीम के बस हैं, बाकी और ऑलमोस्ट किसी भी चैप्टर के नहीं है। अरे वो सर ओके ने सर। लिस्ट दी है ना, उसमें चेक करो, वहां पे सर ने लिखा है एक्सेप्ट फॉर ओल्ड सिलेबस करके, तो इसीलिए मैंने बोला अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। पार्थ क्या डाउट है सर आपका? सर अभी डाउट ये है कि सर अभी ये लीप ईयर चल रहा है बराबर सर। हम्म। तो फिर अभी हम वो PGBQ में काउंट 4 अक्टूबर करेंगे ना सर, जो लेस देन 180 डेज वाला है। हाँ, तो उसमें 366 डेज लेके चलोगे आप। हाँ तो फिर 4 अक्टूबर लेंगे ना इस बार। इस बार एग्जाम में अभी 360 डेज गिनेंगे, मतलब 4 अक्टूबर हो गए, वो मतलब वही है ना सर। हाँ हाँ, वही 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 वही। सर रिपीट कर दो, वॉइस क्लियर नहीं आती। मैंने ये बोला है कि बच्चा कह रहा है लीप ईयर हैं तो डेज हमें कितने लेके चलने हैं, या तो आपको पता ही होगा लीप ईयर में 366 डेज लेके चलेंगे हम जब कैलकुलेशन करोगे। तो कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना, 365 वाली, सिर्फ कैलकुलेशन में हमें फेब में 29 डेज लेके चलना है ना उसमें तो। हाँ, कंडीशन जो लॉ में वो लिखी तो है वो तो हाँ। 365 ही आएगी, वो तो कभी एग्जामिनर भी 365 ही देगा आपको, हाँ। और लिख के भी 365 ही आनी है, जब कैलकुलेशन करोगे तो 366 के बेस पे होगी। ओके ओके सर, ठीक है। और यहाँ पे एक है सर, मुझे पूछना था, टोटल इनकम इज टू बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डैश एंड टैक्स इज टू बी 10 राउंडेड ऑफ 10 टू, तो 10 दोनों का आंसर 10 है। 10, यस। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया है, तो उसमें सर दोनों ऑप्शन दिए, मतलब अभी जैसे आंसर आ रहा है 1326 और 1330, दोनों भी ऑप्शन में दिया है, तो उसके इसमें राउंड ऑफ वाला टिक करना है या जो एक्चुअली आंसर आ रहा है वो हम लोग को सिलेक्ट करना है? नहीं नहीं, राउंड ऑफ वाला टिक करना है, 130 वाला टिक करोगे आप। 1330 लेना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, ओके ठीक है सर। ठीक है। हम्म। बोलो। चलो, अब ऐसा करो, टाइम तो बहुत कम बचा है हमारे पास अभी, तो ऐसा करते हैं, मैं आपका ना 3 बजे आज एक सेशन रखूंगा हाँ सर। डाउट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम डाउट ले नहीं पाए, अभी हमारा रिवीजन में टाइम निकल गया सारा, तो मैं 3 बजे आपका एक सेशन रखूंगा और उसकी मीटिंग आईडी जो है, मीटिंग आईडी मैं आपको वही अपने व्हाट्सएप पे डाल दूंगा और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, अभी मैं उसका मीटिंग आईडी बना लेता हूँ, तो 3 बजे सेशन रख लूंगा, 3 या 3:30 बजे जो भी टाइमिंग होगा। ठीक है, उसमें आप अपने डाउट्स ले लेना, और कल का टारगेट सुन लो जी। अब यस सर। कल का टारगेट आपका है GST में, एक तो आपका चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, और एक टॉपिक आपका है कॉम्पोजिट स्कीम। ठीक है,
और इनकम टैक्स में आपको करके आना है सैलरी। एक और चैप्टर दे दूं हाँ या बहुत है? हाँ सर, ये सब सर छोटा छोटा दे दीजिए। रिटर्न सर इनकम सर दे दो। एग्जाम अपील ये सब सर दे दीजिए, एडवांस चेक छोटा छोटा तो ऐसा सारा। करो, सैलरी, मैट, हम्म एएमटी, हम्म ठीक है, अपील और रिटर्न। थैंक यू सर। ठीक है, ये टॉपिक आपने कल करके आने हैं। इसके कल फिर हम रिवीजन करेंगे और बाकी डाउट्स तो आज हम 3 बजे ले ही लेंगे। तो जिन जिन को डाउट्स हैं वो 3 बजे आना। 3 बजे हमारी कोई रिवीजन नहीं होगी, 3 बजे सिर्फ हम डाउट्स लेंगे। ठीक है, उसकी मीटिंग आईडी जो होगी मैं आपको डाल दूंगा, अब उसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, ओके सर। बाकी आपने टारगेट कल पूरा करके आना है। लगे रहो, रिवीजन करते रहो बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, चलो। सर हेलो। हेलो, हेलो हाँ सर, जी। सर वो एडमिट कार्ड हमारे कब तक आता है, आपको कुछ पता है? एडमिट कार्ड 1 हफ्ता पहले आते हैं शायद। 11 या 12 दिसंबर तक आते हैं। हाँ, मतलब आने वाले होंगे, या आज या कल में आ जाएंगे। सर मैं एक्चुअली आपके टेलीग्राम चैनल पे ही सिर्फ एडेड हूँ, ओके। एंड व्हाट्सएप वगैरह पे मेरे पास कुछ आती नहीं मीटिंग आईडी वगैरह, तो आप बता दीजिए प्लीज कहाँ से मंगवाइए। व्हाट्सएप पे तो मेरा स्टेटस पे लगाता हूँ, आई थिंक या तो आपका नंबर सेव नहीं होगा। ठीक है, तभी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे अगर आप ऐड हो तो वहाँ आपको दिख जाएगी। ठीक हाँ है सर, टेलीग्राम पे डाल दो। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी हम 3 बजे जिनको डाउट्स हैं। अदरवाइज फिर हम मिलेंगे कल सुबह दोबारा से 10:15 बजे रिवीजन करने के लिए। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, Okay, sir. टाटा, Thank थैंक you. यू सो Thank मच, you. जय हिंद जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय जी, बाय सर। बाय सर।